हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की NCERT मैथ का जो चैप्टर नंबर है वो क्या है, 8 है। क्या है चैप्टर नंबर 8। इसमें क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। अब बहुत सारे विद्यार्थी इनमें होंगे जिनको त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये पता नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सभी चीजों के बारे में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से मैं बताता चलूंगा। तो पहले मैं बताता हूं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए, गणित की वह शाखा, क्या गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आप समझ लीजिए, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति में होता क्या है, त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं कौन सी होती है। सबसे पहले तो एक समकोण लेते हैं। समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसकी एक भुजा, समकोण में जिसकी एक भुजा 90 अंश का हो और अन्य दो उससे कम हो तो हम क्या कहते हैं, क्या कह देते हैं, वो कहलाता है समकोण कहलाता है। समकोण में तीन भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार होती है। कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार होती है। तो चलिए हम इसको आपको बोर्ड में बताता भी चलता हूं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। पहले आपको ये हो गया, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों या भुजाओं का, ऐसा लिखिए, या भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। सिंपल समझिए, भुजाओं को समझिए आप, क्या कोणों और भुजाओं का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ये होता क्या है, सर भैया आगे आपसे बना ले, ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज हम कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी जो एक भुजा होगी वो कितनी होगी, 90 अंश की होगी, इसलिए इसको हम समकोण कहेंगे। अब हम इसका नामकरण कर देंगे, ABC कर देंगे। इसका नामकरण हमने क्या किया, AB, और हमने क्या किया, इसका C किया। अब जो त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, आपको पता होगा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। फिर नीचे कौन सी होती है, आधार। फिर ये क्या होती है, लंब। तीन भुजाएं होंगी। अब यही तीन भुजाओं में, इन तीन भुजाओं और तीन कोणों पे ही आगे पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड है। हम इसको बारी बारी से करके सीखेंगे। अब इनका सूत्र भी होता है, सूत्र भी जानेंगे। लंब का आधार कैसे हुआ, कैसे इसको लंब क्यों कहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा डायग्राम है तो ये जो खड़ी हुई है तो इसको आपने लंब कर दिया, उसके सामने वाली को आपने कर्ण कर दिया, जो आधार पर है, जमीन पर है, उसको आपने आधार कह दिया। अगर डायग्राम कुछ दूसरी प्रकार से हो जाता है तब क्या प्रोसेस होगी इसकी, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए, अगर इसी डायग्राम को हम कुछ उल्टे तरीके से बना दें, ऐसे बना दें, तो क्या इसका मान बदल जाएगा, क्या इसके मान में परिवर्तन आएगा, क्या इनकी भुजा भी अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको पता है त्रिभुज की सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, उसी प्रकार जैसे इस पे हमने कहा उसको भी हमने क्या कहेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कहेंगे कर्ण कहेंगे।
जो स्ट्रेट खड़ी हुई है, जो पृथ्वी से निकल के खड़ी हुई है, जैसे ये दीवार है पृथ्वी से ऊपर की ओर आई है, उसको हम क्या लंब कहते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको हम जो सबसे नीचे इसको कहेंगे आधार कहेंगे। ये हुई बात त्रिभुज की। त्रिभुज की बात होने के बाद लंब कर्ण आधार आप समझ गए हैं। कोई पूछे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कर्ण, लंब और आधार। अब देखेंगे इनके कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, इसके कुछ अवयव भी होते हैं, जिसको कहते हैं साइन, कॉस, थीटा, या फिर इनकी सभी समीकरणों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। इनके अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, या ये त्रिकोणमिति के कोण के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में हम इसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं। अब क्या होते हैं, जो अनुपात है, तो बोलेगा कोई साइन ए का मान बताइए, कोई कहे कॉस ए का मान बताइए, कोई कहे साइन थीटा का मान। अरे होता क्या है, थीटा क्या होता है, कोण क्या होता है, ये न्यूनतम कोण होता है। अगर मैंने ये कोण बनाया और मैं इस पिंड में यहां थीटा कर दिया, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो मैंने कहा साइन थीटा का मान बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ के थीटा की मान, ठीक है। कॉस की वैल्यू बताइए, टेन थीटा की वैल्यू बताइए, इनका मान निकालना होगा। तो अभी हम बताते हैं इनका मान क्या होगा। अगर इसको हम कर्ण मानते हैं, इसको हम आधार मानते हैं, इसको हम लंब मानते हैं, तो एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर क्या। तो त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हुआ, लंब हुआ AC, सॉरी BC, और कर्ण क्या हुआ BA, लंब और ये कर्ण। कॉस थीटा आपसे पूछे भैया कॉस का क्या होता है, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, CA बटे PA। फिर कोई पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोई पूछेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या आपका जवाब होगा, कैसे आप इसको बताएंगे, तो आप बताएंगे लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है BC और इसका मान है AC, सॉरी AB लिखे या AC लिखे, बात एक ही है। ये तीन हो गया जो आपको बहुत मोस्ट है। अब इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। बहुत ही सरल माध्यम से इसको हम जान लेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे, मैं आपको यही लिख देता हूँ। साइन उल्टा क्या होता है भाई, तो आप उसको देखिएगा, यहाँ देखिए साइन उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो कर्ण ऊपर चला गया है और लंब नीचे हो गया। कॉस उल्टा क्या होता है, तो कॉस उल्टा होता है सेक होता है, देखिए कर्ण ऊपर हो गया है और आधार नीचे। अब देखिए टेन उल्टा क्या होता है, सेक आपको स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। और टेन उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, देख लीजिए, तो इसको कॉट हम क्या कर देंगे, आधार बटे लंब कर देंगे। बहुत ही सरल तरीके से इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका कुछ मान है, ये हो गया, इसको आप अच्छे, अब इसको नॉर्मली मान पे आप समझ लीजिए, इसको नॉर्मली मान पे आप कैसे हल कर पाएंगे, इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, देखिए अगर नॉर्मल मान, इसका मान आपको ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा भी होता है, और sin थीटा बटे cos थीटा। 90% आप इसी सूत्र का यूज करोगे। फिर देखिए इसका cosec का क्या होता है, cosec थीटा का होता है 1 अपॉन sin थीटा,
फिर इसका सेक का आप क्या कह सकते हो 1/cos थीटा, ये आपको सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। और cot थीटा को आप कह सकते हो 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा भी आप इसको कर सकते हो। बहुत ही सरल है, कोई कठिन ये नहीं है। इनकी 3 समसमीकाएं भी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। समसमीकाएं आगे पूछी जाती है, मैं यही आपको समसमीकाएं इसको बताने का प्रयास करूंगा और समसमीका मैं आपको यही बता देता हूं। इनकी जो समसमीकाएं हैं आपको क्या है, इसकी समसमीका क्या है, देखिए पहला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी के हम क्या है मान निकाल लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और भी cos का मान निकालना हो तो sin को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा आप इसके 2 मान निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाता है, आप इस तरह कर सकते हो। दूसरा एक और मैं बता देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन का है। तो अगर sec का वैल्यू है तो अगर 1 tan का मान निकालना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस उधर कर लीजिए तो tan स्क्वायर थीटा। आप मान लीजिए अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। 2 सॉल्यूशन का मैंने बताई। एक तीसरी विशेष समीकरण आप उसको क्या पता होना चाहिए। तीसरी समीकरण क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार आप उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, और फिर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू करना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए ये जो सूत्र है, जो समीकरण है, जो आपको याद होना चाहिए, मैंने इस वीडियो पे इस पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके आगे अगर आपको मैं सवाल भी बताने का प्रयास करूं तो इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सरल तरीके से सवाल बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप पढ़िए, जहां समझ में तो आप कमेंट्स करिए, कमेंट्स में पूछिए, मैं एक एक चीजों को आपको बताता चलूंगा। जय हिंद।